नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद आम आदमी के संघर्ष और उसकी भावनाओं को दर्शाने वाले एक अद्भुत लेखक। जन सामान्य से जुड़ी उनकी कहानियां और उनके उपन्यास आज भी प्रासंगिक हैं। गोदान, गबन, कर्मभूमि जैसे उपन्यासों के लेखक मुंशी प्रेमचंद की 300 से भी अधिक कहानियां रहीं, जैसे पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, सज्जनता का दंड, बड़े घर की बेटी। न जाने कितनी ऐसी कहानियां जो आपने, मैंने, हम सब ने पढ़ी हैं। और उनकी कालजयी रचना नमक का दारोगा, बेईमानी, घूसखोरी और भ्रष्टाचार से लड़ने वाले एक युवक की कहानी, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी कहानी। यदि मुंशी प्रेमचंद आज के समय में यह कहानी लिखते तो संभवतः इसका शीर्षक होता खनन का दारोगा या नशीली वस्तुओं का दारोगा। दारोगा यानी सरकार की ओर से नियुक्त वो नुमाइंदा जो नाके पर खड़े होकर उन वस्तुओं का नियंत्रण करता है जो या तो प्रतिबंधित होती हैं या जिन पर सरकारी टैक्स चुकाना आवश्यक होता है। नमक का दारोगा, यूं लगता है मानो हमारे आसपास ही घटित हो रही हो ये कहानी। गजब हो गया, 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 गजब हो गया। अब आगे भी बोलेगा कुछ? गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। अरे का गजब हो गया गजब सिंह, कुछ फूटोगे भी? दद्दा, पूरे गांव में शोर मचा हुआ है। आज हमारे बंसी भैया परीक्षा देने जा रहे हैं। अरे वो तो हमें पता है, लेकिन हमने तुमसे कल एक काम का कहा था, वो तुमने किया? काम? कौन काम? लो, हमने कहा था रहीम रिक्शा वाले से बोल देना ठीक 10 बजे रिक्शा दरवाजे पे लगा दे, भैया को स्टेशन जाना है। तुमने बोला उससे? वो तो कल ही बोल दिए थे। तो रिक्शा आ गया? नहीं आया, और तुम यहाँ खड़े गजब कर रहे हो। जल्दी जाओ, रिक्शा लगवाओ। हाँ, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। अब तेरे गजब हो गया की। अरे भाई, अब तुम भी जल्दी करो। हाँ हाँ बस। बिटुआ, मुंह मीठा कर ले। सारी तैयारी हो गई ना तेरी परीक्षा हाँ की? माँ, सारी तैयारियां हो गई। चल, इंतजार करेंगे हम तुम्हारा। जी माँ। चल, बाबूजी से भी आशीर्वाद ले ले। बाबूजी, खुश रहो बेटा, ईश्वर तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करे। बेटा, इस घर की हालत तो तुम देख रहे हो। मैं भी गले गले तक कर्ज में डूबा हुआ हूं, और लड़कियां हैं कि घास फूस की तरह बढ़ती ही चली जा रही। मैं भी कगार पर का वृक्ष हो गया हूं, पता नहीं कब गिर पड़ूं। बेटा, बेटा, तुम ही इस घर के मालिक मुख्तार। एक बात और बेटा, देखो, नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, वो तो पीर की मजाक है। निगाहें सीधे चादर और चढ़ावे पर होना चाहिए, ठीक है? अरे नौकरी में जाते ही कोई ऐसा काम ढूंढ लेना जिसमें ऊपर की आमदनी हो। हाँ, अरे वेतन का क्या है? वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो माह में एक बार दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। लेकिन ये ऊपर की आमदनी बहता हुआ ठंडा जल स्रोत है, जो हमेशा ही तुम्हारी प्यास बुझाएगा। वेतन का क्या है? अरे वेतन तो मनुष्य देता है, इसलिए उसमें बरकत नहीं होती। लेकिन ये ऊपर की आमदनी तो वो ऊपर वाला है ना बेटा, वही देता है, इसीलिए उसमें बरकत होती है। तुम तो खुद समझदार हो, अब तुम्हें क्या समझाऊं। एक बात और बेटा, अपने अनुभव से कह रहा हूं, जो भी मनुष्य काम कराने आए ना, सबसे पहले मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता और उनके अवसर को देखो। यदि गरज वाला मनुष्य हो ना, तो कठोरता से पेश आओ। हाँ बेटा, अपना काम कराने के लिए वो तुम्हें मनचाही रकम देगा, और यदि तुमने उसका काम कर दिया ना, तो बस जीवन भर तुम्हारे चरणों में पड़ा रहेगा। अरे गजब सिंह पता नहीं रिक्शा लेके आया कि नहीं, मैं देखता हूं, और तुम भी जल्दी आओ, ठीक है? जी बाबूजी। अरे गजब सिंह, हे गजब सिंह, अरे रिक्शा आया कि नहीं? अरे बंसीधर भैया, वैसे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, जो गलत है वो बिल्कुल सहन नहीं करेंगे,
घूसखोरों को आग लगा देंगे। और अभी बाबूजी आपको एक अलग ही पट्टी पढ़ाकर चले गए और आप चुपचाप सुनते रहे। हाँ भैया, ऐसा ना हो नौकरी लगते ही सब बातें हवा हवाई हो जाए। नया जहां, नई राह, बड़े बड़े ओहदेदारों की बड़ी बड़ी बातें। अरे बबुआ तनिक हमारी भी सुन लो। जी बुआ। पापी पेट पहले, जब पेट में कछु न होगा तो काहे की क्रांति। अरे भूखे भजन न होए गोपाला। अरे बस बस बस। अरे बुआ, आपने कह लिया, मेरी प्यारी बहनों ने भी कह लिया, और बाबूजी को जो कहना था वो उन्होंने भी कह दिया। पर आप सब तो जानते ही हैं, मेरी भी कुछ उसूल है, कुछ सिद्धांत है। भला ये कहाँ का न्याय हुआ कि 10 बेईमान सारा माल मट्ठा गटक जाए और 100 गरीब भूखे सो जाएं। बेईमान, सूदखोर, रिश्वतखोर सीना चौड़ा कर कर चले और गरीब पीठ झुकाकर उनकी जय जयकार करे। ये कैसी असंगत व्यवस्था है? मेरा बस चले तो ऐसी व्यवस्था को आग लगा दूं। अब ये आग वाग बात में लगाते रहियो, परीक्षा को टाइम हो रहा है, निकल लो। बंसीधर, जी बाबूजी। जल्दी आओ भाई। जी बाबूजी। अच्छा बुआ। अब इस घर की गरीबी को तुम ही दूर करना है, जाओ। जी अच्छा बहना, अच्छा माँ। सफल होके लौटो। जी माँ। चलो। हमारा मन कह रहा है कि आज हमारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। पक्के के पक्के हमारे बंसी की नौकरी लग जाएगी। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। सबकी बातें ध्यान से सुनी, आशीर्वाद लिया और घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य उनका मित्र, बुद्धि उनकी मार्ग प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही उनका सहायक था। अच्छे शगुन से चले थे। माँ, बुआ, पिताजी के आशीर्वाद और बहनों की शुभेच्छाएं थी कि जाते ही नमक विभाग में दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये। गजब हो गया, 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 गजब हो गया। अरे का गजब हुआ गजब सिंह, कुछ फूटोगे भी? अरे दद्दा, ऐसी धमाकेदार खबर लाए हैं, सुनोगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। ये छड़ी देखी हमारी, ऐसे देंगे तुम्हारी खुपड़िया पे कि तुम्हारा धमाका यहीं फूट जाएगा। बको। हमारे बंसीधर भैया की नौकरी लग गई है। बंसी की नौकरी लग गई? और हाँ, और बड़ो धमाको ये है कि अपने बंसीधर भैया नमक का दारोगा बन गए हैं। चलो मिठाई। बंसी नमक का दारोगा? अरे वाह। अरे अब कहाँ चले तुम? ये खुशखबरी पूरे गांव में बताने जा रहे हैं। और हाँ अम्मा, और मिठाई मंगवा लेना, पूरे गांव का मुंह मीठा कराना है। गजब हो गया, गजब हो गया। सुनाया सबको खुशखबरी। अरे करा देंगे सगरे गांव का मुंह मीठा। जय हो भगवती भैया, जय हो। जिज्जी, जिज्जी देखना, अब अपने भी दिन फिरेंगे। अपनी ये मोड़ियां है ना, इनको भी अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आएंगे। अब तुम फिक्र मत करना, हमारे दिन फिरेंगे भगवान। हाँ। अरे ये खुशखबरी कौन को सुनाए हम? अरे हाँ, रामचरण भैया से कहते हैं, हे रामचरण भैया, हे रामचरण भैया। अरे इन्हें भी ऊंचो सुनाई देते है और तेज आवाज लगा रहे हैं, रामचरण भैया। अरे क्या बात है? अरे नौकरी लग गई। नौकरी मिल गई। हे भगवान, हे बुढ़ाऊ, अब ये बुढ़ापे में कहाँ छोकरी ढूंढत फिर रहा है? पांव कबर में लटक रहे हैं। अब तो राम राम भजो। हम क्या कह रहे हैं कि हमारा बिटुआ है ना बंसी, बाकी नौकरी लग गई। नौकरी लग गई? अरे चपरासी की लगी। बुढ़ाऊ, चपरासी की नहीं लगी तो? अरे नमक का दारोगा होगा मामा मोड़ा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, नमक का दरोगा? हाँ, नमक का दारोगा। नमक का दरोगा? अरे जीजी, नमक का दरोगा। अरे जीजी, अब तो मिठाई खिला दो। अरे ढेरों मिठाई का तुम भौजी को बोलो। ऐसा क्या? हाँ। अरे भौजी मिठाई खिलाओ। खुशखबरी। लो का। अरे वाह वाह वाह, क्या मिठाई है। एक और ले लो। हाँ हाँ। घर वाली के लिए। ए बुढ़ाऊ, इते आओ। अरे
हम बुला रहे थे तो आओ। ये लड़ुआ दो, इतने करो चलो। कहा भैया? एक चीज बताओ हमें, जब हमारी ये मोनी है तुम्हारी परचून की दुकान पे जाती थी, सौदा लेवे है, हमारे दिन खराब आते तो तुम काके के भगा देते थे। आज नगद कल उधार, तो बेटा राम जी ये दोनों लड़ुआ तुम पे रहे उधार, चलो निकलो। अरे भैया, अब घोड़ा अगर घास से यारी कर लेगा तो खाएगा क्या? सही कहत हो, जोन पैसा पास में हो तो सारे सगे संबंधी आंगन में मधुमक्खी जैसे डरे रहे, और जो पैसा पास में ना हो तो सगे संबंधी भी सब दूर भाग जाते हैं। कहा बढ़वा रही बुढ़िया? बुढ़िया कछु नहीं कह रही, जा कह रही है कि ये लड्डू दे दो उनको, अरे। आन दो, खुशी का दिन है। अरे वाह वाह वाह। अरे पर भैया, ये मिठाई तो तुमने दे दी, लेकिन बंसीधर है कहाँ? बाअदब, बामुलायजा होशियार, तख्ते नूर, चश्मे बद्दूर, अपने बंसी भैया नमक का दरोगा घर में तशरीफ ला रहे हैं। बुआ, खुश हो बेटा, खुश हो। पर अब हमारी बात सुन लो, जोन तुमको पहली तनख्वाह मिलेगी त्यों ही हम चारों धाम की यात्रा पे जाएंगे। हाँ। ठीक है बुआ। अरे कहाँ जा रही हो, बात तो पूरी सुनो। जैसे ही हम लौटे तीर्थ यात्रा से, त्यों ही हमको 2 मोटे मोटे सोने के कंगन दिलवा देना। हाँ, हम न जाने अच्छू कच्छू, हमें चाहे सब कच्छू। ठीक है बुआ। हाँ भैया, मुझे तो झुमकी चाहिए, वो भी बड़ी वाली। ठीक है बहना। हाँ। भैया अब मेरी बारी, मुझे और कुछ नहीं, बस एक अंगूठी दिला देना। ठीक है बहना। माँ, आ गया बेटा, तूने तो हमारी नाक ऊंची कर दी गांव में। माँ आपको कुछ नहीं चाहिए? अब मुझे क्या चाहिए बेटुआ, तेरी इतनी बड़ी नमक के दरोगा की नौकरी लग गई। अरे इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती हमारे लिए। बस अब तो एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करा देंगे, क्यों जीजी? सही कह रही है। बाबूजी बस बस बेटा, बधाई हो, नमक के दरोगा बनने की बधाई हो। बेटा तुमने है ना गर्व से हमारा सीना इतना चौड़ा कर दो। चाचा की पाँव। अरे जुग जुग जियो बेटा, बहुत बहुत बधाई। ले बेटा मिठाई खा ले, तोरा बाप ने भी नहीं खिलाई होगी मिठाई। अब देखना कैसे दिन फिरेंगे हमारे। अरे हम पे कर्जा चढ़ रहा था तो ये सबरे गांव के लोग हमें देखते ही दूर भाग जाते थे। अरे कोर्ट कचहरी के चक्कर में हमारी सर्दी जमीन गिरवी रखा गई, और हम गले गले तक कर्जा में डूब गए। लेकिन अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। हमारा मोड़ा अब नमक का दारोगा बन गया है। देखना लक्ष्मी मैया कैसे प्रसन्न होती है। अब हमारे घर में भी लक्ष्मी आएगी, सोने के सिक्के खनखनाएंगे, खनन खन। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के चौकीदार सिपाही नशे में मस्त थे। यूं बंसीधर को यहां आए 6 महीनों से अधिक समय नहीं हुआ था, लेकिन अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार व्यवहार से उसने अपने अफसरों का दिल जीत लिया था। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी, जिस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। नमक के चौकीदार सिपाही नशे में मस्त और बंसीधर दरोगा की चुस्ती से परेशान। हाँ भाई, है कुछ माल तो निकालो यार। अरे माल तो खूब है यार, पर यार क्या बताएं, जब से नया दरोगा आया है ना, उसने यार परेशान कर रखा है। हाँ यार, न खुद सोता है न हमें सोने देता है यार। अरे हमने तो आज तक ऐसी कड़क ड्यूटी कभी करी नहीं यार, हमारे तो पैर तक दुखने लग गए। ऐसी ईमानदारी दिखा रहा है, क्या बताएं। अरे यार क्या बताएं, अभी नया नया है, हाँ। थोड़े दिन रुक जाओ, सब मालूम पड़ जाएगा। हाँ। और नींद वींद आ रही नहीं? अरे यार नींद तो बहुत ही आ रही है। हम सोच रहे थे नींद के पहले कुछ थोड़ा बहुत ले लेते, लेकिन अब क्या बताएं। कुछ है, इंतजाम है? अरे इंतजाम तो सब है, लेकिन ले कहाँ। अरे चलो पीछे बना लेते हैं अपन।
हाँ चलो थोड़ी थोड़ी लगा के आते हैं। चल बदलू कहाँ गए? बदलो बदलो बदलो। जी सरकार। जी सरकार। क्या कर रहे थे? अरे कुछ नहीं सरकार। वहाँ सो रहे थे? नहीं सरकार। शोर कैसा? अरे वो गाड़ियां निकल रही ना सरकार। किसकी गाड़ियाँ? वो पंडित आलोपीदीन की गाड़ियां हैं। कौन पंडित आलोपीदीन? अरे सरकार, यहाँ के बहुत बड़े जमींदार हैं और उनका लाखों का कारोबार होता है। और यहाँ छोटे से बड़ा ऐसा कोई नहीं जो उनका ऋणी न हो। और अंग्रेज अफसर अक्सर उनका शिकार खेलने आते हैं और उनके मेहमान होते हैं। हाँ 12 मास सदाव्रत चलता रहता है भंडारा। और पंडित जी के हाथों में एक चांदी का जूता हमेशा रहता है जिसे वो अपने हाथ में लिए रहते हैं, जिसे खाने के लिए सारे अफसर उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं सरकार। कहाँ जाएगी ये गाड़ियाँ? कानपुर सरकार। क्या लगा इनमें? कुछ बोलते क्यों नहीं? हम खुद ही देख कर आते हैं। पंडित आलोपीदीन तो गया 12 के भाव में। क्या बात कर रहे हो? वो भी पंडित आलोपीदीन हैं। जानते हैं उनके पास कितना धन है? धन का ऐसा खेल करते हैं वो। ऐसे ऐसे तो कितने अधिकारी देखे होंगे उन्होंने। इसे भी चलता करेंगे, देख लेना अभी। नमक से लदी इतनी गाड़ियाँ, रोक लो सारी गाड़ियाँ और हाजिर करो पंडित आलोपीदीन को। जी सरकार। पैसों की चक्काचौंध ने आंखों को चौंधिया दिया है आप सबकी। कुछ सही गलत दिखाई नहीं देता। हाजिर करो पंडित आलोपीदीन को। अरे यार ये तो मरेगा ही, हमको भी मरवाएगा। अपना तो काम लगा समझो। चलो यार। इतनी अंधेर गति, भी इतनी दबंगाई के साथ, ना जाने कब से चलता आ रहा है ये सब। आइए पंडित जी। आइए पंडित जी। अरे कहाँ लिए जा रहे हो हमें? अरे सरकार ने याद किया आपको। सरकारी आदेश है। दरोगा साहब ने कहा है कि जाओ सब गाड़ियां रोक दो और पंडित जी को हाजिर करो। लेकिन तुम लोग काहे को घबरा रहे हो? हाँ? अरे लक्ष्मी जी पे हमारा अटूट विश्वास है। लक्ष्मी जी की महिमा अपरंपार है और इस संसार के कोना कोना पे लक्ष्मी जी को राज है। और ये क्या कहते हैं कि अमीर गरीब व्यापारी नेता बाबू अफसर चोर सिपाही सब के सब लक्ष्मी जी के गुलाम हैं। और सच क्या कहते हैं? न्याय और नीति। अरे ये सब तो लक्ष्मी जी का खिलौना है। वे जैसे चाहते हैं सबको नचाते हैं। पर पंडित जी नया दरोगा बहुत ज्यादा ही कड़क है। हाँ एकदम सिद्धांतवादी है। अरे ठेंगे पे उसकी सिद्धांतवादिता और ठेंगे पे उसका सिद्धांत। अब भाई चल के सब ठीक कर दे हैं। तुम्हारे वो नए दारोगा की सारे अकड़ निकाल दें। खुद ही चल के देख लो। आशीर्वाद बाबू साहेब। क्या बात? अरे हमसे कोनो अपराध होगा का जो आपने हमारी सारी गाड़ियां रोक ली? अरे हम ग्रामीणों पर तो आपकी विशेष कृपा दृष्टि होने चाहिए मालिक। सरकारी हुक्म है। अरे दारोगा बाबू, हम ना किसी सरकार को मानत हैं और ना ही किसी सरकारी हुक्म को मानत हैं। अरे हमारी सरकार तो आप हैं और फिर ये सब तो हम और आपको आपस का मामला है। मिल बैठ के सुलझा ले। और हम आपसे कोनो बात तो है नहीं। आपने व्यर्थ नहीं कष्ट करो। अरे भाई हमारी गाड़ियां नदी के घाट पर से गुजरे और घाट के देवता की भेंट पूजा ना करें, प्रसादी ना चढ़ावे, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे हम तो खुद ही आपकी सेवा में हाजिर हो रहे थे हुजूर। ज्यादा मिठास में लुभाने की कोशिश ना करिए, सब व्यर्थ है। हम उन लोगों में से नहीं जो कौड़ियों के भाव अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। कायदे के अनुसार आपका चालान होगा। बदलो। पर सरकार साला तो बहुत ही चालू है। अगर ये सब बात हमारे गाड़ीवान लोगों को पता चल गई
तो बेशक हमारे बारे में क्या सोचेगी? साला तो हमारा सारा इज्जत कचरे में मिला दिया। धन को ऐसो निरादर हमने पहले कभी नहीं देखो। नौ लड़का है, दंड है, माया मोह के जाल में नहीं पड़ो है, क्या से ऐसी बात कर रहा हूं, लेकिन क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रही। पैसे का रॉब भी ढीला पड़ता नजर आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम और अकड़ दिखाएं और ये ससुरा हमारा और अपमान करे, लेकिन क्या करें, बनी बनाई इज्जत और रॉब मिट्टी में मिल जाए। कुछ समझ में नहीं आ रही, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो कल का पप्पू है, नौ नौकरी में आओ है, नौ अफसर बनो है, जा से अकड़ तो रहे, फिर अपने को कुछ करना पड़े। गुस्ताखी माफ हो तो क्षमा चाहते हैं। आप जौन सेवा बोलोगे तौन सेवा करेंगे, मुंह मांगी सेवा करेंगे, भरपूर सेवा करेंगे। हुकुम तो कीजिए हुजूर। फालतू बकवास नहीं, ये सेवा मेवा का लालच हमें ना दीजिए। सब भंटा ढार करके रखा है आप जैसे लोगों ने देश का। कायदा कर चुकाइए और ले जाइए अपनी गाड़ियां। पर सरकार, आप चुप करिए, अब तक चलता होगा ये सब, अब और नहीं। भंटा ढार करके रखा है आप लोगों ने। क्या तय किया है आपने? चालान भरेंगे, जेल की हवा खाएंगे। अरे आप तो खामखा नाराज हो रहे हो, क्षमा कर। अरे हमसे गलती हो गया, हम घन चक्कर है, नहीं समझ में आया, हमको पहले ही आपके पास में आना चाहिए था। अरे भाई ठीक है, हमारी गाड़ियां घाट पर से होकर के गुजरे और घाट के देवता को भेंट पूजा ना चढ़ावे, प्रसादी ना चढ़ावे, ये तो हो ही नहीं सकता। हमसे गलती हो गया, माफ किया जाए हुजूर। क्या कहते हैं, 1000 रुपया ठीक रहेगा ना? खबरदार पंडित आलोपीदीन, 1000 तो क्या 1 लाख भी नहीं। मेरा ईमान बिकाऊ नहीं है। ससुरा तो बहुत ही चालू है, ईमानदारी का मुखौटा पहन के ज्यादा से ज्यादा वसूली करना चाहते हैं। जैसे ऐसी बात कर रहा हूं। अरे चलो बबुआ, नई नौकरी लगी है, नए अफसर बने हो तो नेक तो बनती है, और वो भी अच्छी खासी। कहा कहते 2000 रुपया ठीक है ना? हा? कम लग रहा है का? 5000, 10,000, 20,000, क्या बात? अभी भी टुकुर टुकुर हमारी तरफ का देख रहे हो? 20,000 जानत हो कितनी रकम होता है? अरे कोई समझाओ इसको। अरे सरकार क्या गजब कर रहे हो? 20,000 रुपए कोई छोटी रकम थोड़ी होती है। अरे सरकार, आपके भी वारे न्यारे हो जाएंगे और हमारे भी बच्चे पल जाएंगे। मुझे अब क्या बिल्कुल पसंद नहीं। हिरासत में लो इन्हें। जी 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 सरकार। अरे 25,000 लो, हमारी जान छोड़ो। कम लग रहा है का? 30,000, 40,000। 40,000 तो क्या 40 लाख भी नहीं। अब तक खरीदते आए होगे लोगों का ईमान इन पैसों से। मगर पंडित आलोपीदीन, मेरा ईमान बिकाऊ नहीं है। हिरासत में लो इन्हें। जी 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 सरकार। अच्छे अच्छे विचार हैं, गांव तो बड़े बड़े अफसर, नेता, समाज सेवक, सब के सब विचार हैं, सबको कोई खरीद लेते हैं। बस, एक शब्द और नहीं। अब मुलाकात होगी अदालत में। अब बकायदा तुम कर चुकाते हो, जेल की हवा खाते हो। बदलो बदलो, हिरासत में लो। जी जी सरकार। दरोगा बाबू, अदालत सोई विख्यात है, हम अदालत को सोई खरीदने हैं, और हम तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। लेकिन तुम नहीं जानत हो, तुमने की से पंगा लो है। अरे हमें पंडित आलोपीदीन, क्या समझे? पंडित आलोपीदीन, तुम आओ ऐसो हास्य करे हैं कि जिंदगी भर समझ ना पे हो। क्या समझे? नहीं समझे?
पंडित आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वो पैरों तले से खिसकता मालूम देने लगा। उन्हें धन की शक्ति पर पूरा भरोसा था, परंतु ईमानदारी और निडरता ने इस भरोसे को पैरों तले कुचल डाला। ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ दरोगा की दृढ़ता और त्याग पर मन बहुत झुंझलाया, परंतु सब व्यर्थ। अपने आप को हिरासत में पाकर वे निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया सोती थी, पर दुनिया की जीभ जागती थी। सुबह सवेरे यह समाचार आग की तरह फैला। जिसे देखो वो बंसीधर के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, बिना टिकट रेल में यात्रा करने वाले बाबू लोग, सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। अरे क्या गजब हुआ? प्रलय आ गई दद्दा। अरे एक छपाड़ा देंगे ना तो तुम्हारी प्रलय झई आ जाएगी। क्या हुआ बको भी? अपने पंडित आलोपी दीन है ना? अरे वो बड़े वाले साहूकार। अरे काहे के साहूकार बुआ? गुंडों के सरदार है सरदार। ना ना बिटिया, पैसन वालों के बारे में ऐसी बात ना करे। अरे क्या हुआ पंडित आलोपी दिन को? निपट गए। हैं? इतने पैसे वाले होके निपट गए? बुआ, पैसे वाले निपटते नहीं है का? इतने पैसों को क्या फायदो? अरे चुप करो तुम सब। अरे क्या हुआ पंडित आलोपी दिन को? अपने बंसी भैया ने निपटा दो। बंसी भैया ने निपटा दो? बंसी के हाथ से गोली चल गई। अरे तमंचा चल गया का? नहीं, हमने उनकी सारी गाड़ियां रोक ली हैं और हिरासत में ले लिया है पंडित आलोपी दीन को। अरे वाह बिटुआ वाह! अरे बहुत ही अच्छा करो तुमने। हाँ, अब जब अच्छा माल मत्ता खिलाए ना तभी छोड़ना उसकी गाड़ी। हाँ। 40,000 रुपए हाथ में लेके खड़े थे, पर अपने बबुआ नहीं माने। 40,000 रुपया? अरे बिटुआ, 40,000 रुपया तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन हाँ जी, बिटुआ के मन में होगा कि और पैसा खिलाएगा तभी छोड़ेंगे। अरे बिल्कुल ठीक किया। अरे बहुत पैसा कमाया उसने बेईमानी से, और ये टैक्स बचा बचा के। हाँ नहीं बाबूजी, हमारे लिए बेईमानी का 1 रुपया भी हराम है। अब इसका फैसला अदालत करेगी, सजा और जुर्माना। अरे बोरा गए हो का? पगला गए हो का? हाँ भैया, सही किया आपने। पर डर नहीं लगा भैया आपको? हाँ भैया, वो तो बहुत बड़ा रसूखदार है। अरे बहना, अपराधी हमेशा अपराधी होता है, बड़ा हो या छोटा इससे क्या मतलब। अब इसका फैसला अदालत करेगी। सरकार ने धन की टैक्स की चोरी की है। हाँ, भली कही तुमने भी अदालत की। अदालत में का हो, चोर उचक्के बदमाश सब बरी हो जाते, फंसा तो बेचारा गरीब। हाँ। नहीं बच पाएंगे इस बार वो। हमारे पास सबूत है, गवाह है। अरे चवन्नी में बिकते हैं ऐसे गवाह, और गंदी नाज में पड़े रहते हैं ऐसे सबूत। अरे कुछ नहीं होगा अदालत में, कुछ नहीं होगा। पागल हो गए हो। अरे हमने तो ऐसा मूर्ख नहीं देखा जो घर आई लक्ष्मी को ऐसे ठोकर मार दे। घर में अंधेरा रहेगा, लेकिन महाशय दूसरों के घरों में दीपक जलाने जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि मैं जाकर दीवार में जाकर अपना सर फोड़ दूं, और साथ में तुम्हारा भी। अरे क्या बोले जा रहे हो? काहे इतना गुस्सा कर रहे हो? ऐसा कुछ ना किया हमारे बबुआ ने। तुम्हारी तो मति भर गई है कर्जे के बारे। आजा बबुआ, हमारे पास आजा। हाँ, ले जाओ उसे। अरे मैं इसकी शकल भी नहीं देखना चाहता। और बाबूजी, ऐसा कौन सा अपराध कर लिया भैया ने? बेटा अपराधी है। इन बेईमानों, रिश्वतखोरों, सूदखोरों की दुनिया में ईमानदारी से रहना सबसे बड़ा अपराध है। वाह बाबूजी वाह, बहुत अच्छे। आप तो हमेशा हम इस ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे, और आज आप उन बेईमानों की तरफदारी कर रहे हैं। तू सिखाएगी? अब तू सिखाएगी मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सिखाने की बात नहीं है बाबूजी। हाँ बाबूजी, हम बच्चे तो हमेशा यही अपेक्षा करते हैं कि आप बड़े सही राह दिखाएं, सिर्फ किताबी बातें ना करें। इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर। और अब क्या हुआ? अरे हमारा तो सपना ही टूट गया। कहाँ तो चारों धाम की यात्रा पे जा रहे थे, कर्म ही फूट गए हमारे तो। बुआ, ये बेईमानी के पैसे से चारों धाम की यात्रा पर जाओगी तो कौन सा पुण्य मिलेगा? ऊपर वाला सब देख रहा है। हाँ, ऊपर वाला हम ही को देख रहा है। हाँ बुआ, डंडे पड़ेंगे डंडे। हाँ। देख लेना बहना, पंडित आलोपी दीन को अदालत जरूर सजा सुनाएगी। कुछ नहीं होगा अदालत में। अदालत में सच्चाई नहीं,
पाई पाई पर बिकने वाले वकीलों, अर्दलियों, मुहर्रर, पेशकारों की चलती है। बिटुआ, अदालत में न्याय नहीं होता, अदालत में न्याय बिकता है, न्याय बिकता है। बाबूजी ने दुनिया देखी थी। वे इस कड़वे सच से वाकिफ थे कि पंडित आलोपी दीन बहुत पहुंच वाले हैं, उनका कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन जब पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर अदालत पहुंचे तो सारे शहर में हलचल मच गई। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि पंडित आलोपी दीन ने कैसा कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वो कानून के शिकंजे में कैसे आ गए। जिस व्यक्ति के पास असाध्य साधन और धन हो, वो कानून के पंजे में कैसे? वकील साहब देख रहे हैं आज अदालत को, कितनी गहमा गहमी है, मेला लगा हुआ है, मेला। और मेला क्यों ना हो भाई, पंडित आलोपी दीन का केस है। पंडित आलोपी दीन वर्सेस वो कल का छोकरा, नमक का दरोगा। हाँ, पंडित आलोपी दीन की पेशी है। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे बड़े रसूखदार हैं। अरे भाई, मेला तो लगना ही था। बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी है उनकी पैरोकारी के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन कल के छोकरे से नमक के दरोगा ने पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार करके हिम्मत तो दिखाई है साहब। पक्का सजा होके रहेगी पंडित आलोपी दीन को, पक्के गवाह और सबूत है उसके पास। अरे क्या बात करते हैं वकील साहब, 25-30 साल से आप ही इस पेशे में हैं और मैं भी। अदालत में आपने और हमने कई गवाहों को बिकते और बदलते हुए देखा है। देख लीजिएगा, पंडित आलोपी दीन का बाल भी बांका नहीं होगा। एक ही सुनवाई में बाइज्जत बरी। अरे वो तो गरीबों के केस में होता है। बाप दादाओं ने मुकदमे दायर किए होते और उनके पोते बेचारे चक्कर लगाते रहते। चप्पलें घिस जाती हैं उनकी। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वकील साहब, पैसे में बहुत दम होती है। और फिर पंडित आलोपी दीन। चलिए खैर देखते हैं क्या होता है अदालत में। आइए। चलिए। न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया था। अब न्याय और पक्षपात का क्या मेल? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर धर्म और न्याय के आक्रमण को रोकने के लिए काबिल वकीलों की फौज तैयार खड़ी थी। फैसला आया, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वो बड़े आदमी हैं, इसलिए इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए यह दुस्साहस किया होगा। दरोगा बंसीधर सजग और सचेत हैं अपने काम में, परंतु अत्यधिक उत्साह ने उनके धैर्य और विवेक को भ्रष्ट कर दिया है। उन्हें भविष्य में सचेत रहना चाहिए। पंडित आलोपी दीन को बाइज्जत बरी किया जाता है। गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। अब का गजब हुआ गजब सिंह। अपने पंडित आलोपी दीन बाइज्जत बरी हो गए। ये तो होना ही था। अरे आज तक किसी अमीर रसूखदार को अदालत में सजा सुनाई है जो पंडित आलोपी दीन को होती, लेकिन नहीं। हमारे नवाब साहब बुर्ज से टकराने चले थे तो हो गए चकनाचूर। अब तुम भी बताओ, अरे समाज में, बिरादरी में हम अपना क्या मुंह दिखाएंगे? इससे भी बुरी खबर है गद्दा। सुना दे, वो भी सुना दे। अपने बंसी भैया नौकरी से बर्खास्त हो गए। ये भी होना ही था, सो हो गया, जैसी प्रभु की इच्छा। कर ली अपने मन की, पड़ गई कलेजे में ठंडक। मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। पैसों के लालच में नौकरी न चले जाए इस भय में आंख बंद कर बैठे रहे और जो हो रहा है होने दें। नहीं बाबूजी, ये हमसे नहीं होगा। अरे बेटुआ, आज के जमाने में इससे बड़ी शर्म की बात और का होवे कि एक ईमानदार आदमी को अपनी ईमानदारी की रक्षा के लिए तर्क देना पड़े। अरे हाँ,
अब खाएंगे क्या? घर कैसे चलेगा? हम कोई भी मेहनत मजदूरी का काम कर लेंगे बुआ, घर की जिम्मेदारी हमारी है। नमन है कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को, जिन्होंने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, बेईमानी जैसे समाज के कड़वे यथार्थों के ऊपर ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के आदर्श की परिकल्पना की और नमक के दरोगा के रूप में बंसीधर का किरदार ऐसा रचा कि भ्रष्टाचार में लिप्त पंडित आलोपी दीन को भी उसका मुरीद बना दिया। गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। अरे अब का गजब हुआ? पंडित आलोपी दीन जी हमारे घर आ रहे हैं। पंडित आलोपी दीन हमारे घर आ रहे हैं? देखना, जरूर हमें जूता मार नहीं आ रहे होंगे। अरे हमारी स्थिति भी ऐसे ही होनी चाहिए। जिनके घर में ऐसे कपूत हो, उनका बाप सुखी नहीं रह सकता। अब एक काम करना, जैसे पंडित जी आएंगे ना, सब हाथ जोड़कर प्रणाम करना, जरूरत पड़े तो दंडवत कर लेना। ए मुन्नी, ए चुन्नी, बेटा जैसे ही वो आएंगे ना, शीतल जल लेके आना, उनको पिलवाना, ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। ईश्वर, एक भगवती मैया कृपा करना। नमस्कार भाई साहब। अरे धन्य भाग पंडित जी, धन्य भाग हमारे, जो आप हमारे घर पधारे। पंडित जी, हम इस लायक तो नहीं कि हम अपना मुंह आपको दिखा सके। अरे जिसका ऐसा बेटा हो, उसके चेहरे पर तो कालिक पुती है। हम आपसे क्षमा मांगते हैं, क्षमा कर दीजिए हमें। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। लेकिन पंडित जी, ऐसी संतान का और क्या करें? नहीं नहीं, आपका बेटा तो कुल तिलक है। पुरखों की कीर्ति को उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने मनुष्य हैं जो धर्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे, धर्मनिष्ठा और कर्तव्य निष्ठा के चलते अपनी नौकरी तक को दांव पर लगा दे और घर आई हुई लक्ष्मी को ठोकर मार दे। और अब आपसे क्या कहूं, उस रात को आपने अपने अधिकार के बल से हमें अपनी हिरासत में ले लिया, लेकिन आज हम स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आए। हमने अपनी जिंदगी में हजारों रईस देखे, बड़े बड़े पदाधिकारियों से हमारा पाला पड़ा, लेकिन परास्त किया तो केवल आपने। बाकी सबको तो हमने अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, लेकिन आप। मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन मेरे पिताजी आपके सामने क्षमा मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। ये मेरे लिए अफसोस की बात है। अपराध अपराध होता है, चाहे वो कोई भी करे, कानून से बड़ा कोई नहीं। और मैंने आपके साथ जो भी किया, मुझे उस चीज का कोई पछतावा नहीं है। शाबाश बेटा शाबाश। इसी बात की शाबाशी देने के लिए हम यहां पर आए। जी, मैं कुछ समझा नहीं। क्या आप मुझे फिर से रिश्वत दे रहे हैं? इसमें क्या करें? खुद ही पढ़िए। मैं पंडित आलोपी दीन अपने होशो हवास में अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बंसीधर को नियुक्त करता हूं। 6,000 वेतन के अतिरिक्त रोज का खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा गाड़ी, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। अरे वाह वाह पंडित जी महाराज, वाह। क्षमा करें पंडित जी, लेकिन मैं इसके योग्य नहीं। लेकिन हमें आप जैसे अयोग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। मुझे न विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। मुझे तो बस केवल आप जैसा एक ईमानदार और विश्वसनीय साथी चाहिए। सच कहूं तो उस दिन अदालत में मैं अपना मुकदमा जरूर जीत गया था, बाइज्जत बरी भी हुआ। लेकिन जब अदालत से बाहर निकला और आप सामना हुआ, तो मैं अपराध बोध के कारण आपसे आंखें नहीं मिला पा रहा। अब तो मैं ईश्वर से बस यही प्रार्थना करता हूं कि वो आपको नदी किनारे वाला वही बेमुरव्वत, उद्दंड किंतु कठोर, धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ दारोगा बनाए। और भाई साहब, ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज के इस लालची संसार में, जहां पैसे पैसे के लिए आदमी अपना ईमान बेच देता है, बड़े बड़े पदाधिकारी बेशर्मी से रुपया लूट रहे हैं, डकार जाते हैं और अपने अपनों को लूटने में शर्म महसूस नहीं करते।
ऐसे में इस युग में, इस समाज में बंशीधर जैसा नौजवान एक नई आशा की किरण लेकर के आया और एक नई चेतना जगाता है। आओ बंशीधर, गले लगे।